घना अंधेरा है। एक कातिल महल के ठंडे गलियारों में नंगी तलवार लिए घूम रहा है। उसका बस एक ही लक्ष्य है, एक छोटे से बच्चे को मारना जो उस राज्य का असली उत्तराधिकारी है। और उस बच्चे को बचाने के लिए एक माँ, एक दाई अपने ही सगे बच्चे को उस मौत के बिस्तर पर सुला देती है ताकि कातिल धोखा खा जाए। जो कि बहुत ही भयानक दृश्य है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कोई डार्क फैंटेसी या किसी सस्पेंस थ्रिलर का सीन नहीं है। हाँ, ये राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास का एक असली पन्ना है। तो द डीप डाइव में स्वागत है, जहां हम खास तौर पर चुने गए नोट्स और रिसर्च को खंगालते हैं। आज हमारे पास एक श्रोता की तरफ से आए कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। और हमारा मिशन ये समझना है कि मेवाड़ का इतिहास मतलब केवल राजाओं के नामों और तलवारों की खनक का नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीति, धोखे और आजादी की वो कीमत शामिल है जो पीढ़ियों तक चुकाई गई। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि इतिहास के इन पन्नों में इतनी नाटकीयता है जो किसी भी मॉडर्न थ्रिलर को पीछे छोड़ दे। मैं तो सच में बहुत उत्सुक हूँ। बिल्कुल। और इस चर्चा का असली मकसद घटनाओं के पीछे के क्यों को समझना है। हम अक्सर इतिहास को बस तारीखों की एक सूची मान लेते हैं। हाँ, कि फला साल में ये हुआ, फला साल में वो हुआ। सही कहा। लेकिन इन नोट्स को गहराई से देखने पर पता चलता है कि व्यक्तिगत रिश्ते, महल की अंदरूनी राजनीति और राजाओं का अपना अहंकार, इस सब मिलकर पूरे साम्राज्य का भविष्य कैसे तय करते थे। तो चलिए उसी भयानक रात से शुरू करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। पन्ना धाय वाला वाकया। हाँ, महाराणा उदय सिंह के शासनकाल को समझने के लिए हमें पहले वो कीमत समझनी होगी जो उन्हें गद्दी तक पहुंचने के लिए चुकानी पड़ी। नोट्स में एक नाम बहुत उभर कर आता है, बनवीर। बनवीर, हाँ। ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था, जो किसी तरह मेवाड़ तब केवल राजाओं के नामों और तलवारों की खनक का नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीति, धोखे और आजादी की वो कीमत शामिल है जो पीढ़ियों तक चुकाई गई। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि इतिहास के इन पन्नों में इतनी नाटकीयता है जो किसी भी मॉडर्न थ्रिलर को पीछे छोड़ दे। मैं तो सच में बहुत उत्सुक हूँ। बिल्कुल। और इस चर्चा का असली मकसद घटनाओं के पीछे के क्यों को समझना है। हम अक्सर इतिहास को बस तारीखों की एक सूची मान लेते हैं। हाँ, कि फला साल में ये हुआ, फला साल में वो हुआ। सही कहा। लेकिन इन नोट्स को गहराई से देखने पर पता चलता है कि व्यक्तिगत रिश्ते, महल की अंदरूनी राजनीति और राजाओं का अपना अहंकार, इस सब मिलकर पूरे साम्राज्य का भविष्य कैसे तय करते थे। तो चलिए उसी भयानक रात से शुरू करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। पन्ना धाय वाला वाकया। हाँ, महाराणा उदय सिंह के शासनकाल को समझने के लिए हमें पहले वो कीमत समझनी होगी जो उन्हें गद्दी तक पहुंचने के लिए चुकानी पड़ी। नोट्स में एक नाम बहुत उभर कर आता है, बनवीर। बनवीर, हाँ। ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था, जो किसी तरह मेवाड़ का प्रशासक बन बैठा था। 1536 में इस बनवीर ने राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। जी। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है, उसका अगला लक्ष्य युवा उदय सिंह को मारना क्यों था? मतलब वो तो पहले सत्ता में आ चुका था ना, फिर एक बच्चे से क्या डर? यहाँ हमें उस समय की सत्ता की वैधता यानी लेजिटिमेसी को समझना होगा। अच्छा। बनवीर के पास ताकत तो थी, लेकिन वो एक दासी का पुत्र था। अच्छा, तो शाही खून नहीं था। बिल्कुल। उस दौर में जब तक शाही खून का कोई भी असली वारिस यानी उदय सिंह जीवित था, बनवीर की सत्ता हमेशा खतरे में रहती। कोई भी बगावत कर सकता था। सही कहा। उसे डर था कि मेवाड़ के सरदार कभी ना कभी असली वारिस के पीछे खड़े हो जाएंगे। उदय सिंह उसके लिए सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता विद्रोह था जिसे कुचलना उसकी राजनीतिक मजबूरी थी। ओह! और यहीं पर पन्ना धाय का वो अकल्पनीय बलिदान सामने आता है, जब उसने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह की जान बचाई। हाँ, और बाद में आशा देवपुरा ने पन्नाधाय और उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण दी थी। सच कहूं तो एक आधुनिक इंसान के नजरिए से मैं जब भी ये सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किसी गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे डार्क एपिसोड से भी ज्यादा भयानक है ये। बिल्कुल है। कोई राज्य के लिए किसी और के बच्चे के लिए अपने सगे बच्चे की बलि कैसे दे सकता है? ये मानवीय स्वभाव के बिल्कुल उलट लगता है ना। आज के चश्मे से देखने पर यह अकल्पनीय ही लगेगा, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में स्वामी भक्ति का मतलब सिर्फ एक नौकरी या वफादारी नहीं था। तो क्या था? पन्नाधाय के लिए उदय सिंह केवल एक राजा का बेटा नहीं था, वो मेवाड़ की आत्मा था, उसकी स्वतंत्रता और उसके भविष्य का प्रतीक था। अगर उदय सिंह मारा जाता तो मेवाड़ हमेशा के लिए एक दासी पुत्र के अधीन हो जाता, जो शायद मुगलों या किसी और के आगे घुटने टेक देता। बिल्कुल। पन्नाधाय का वो कदम एक हताश लेकिन बेहद सचेत निर्णय था। एक दासी पुत्र की महत्वाकांक्षा ने मेवाड़ के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया।
मतलब उस एक रात ने पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। तो उस भयानक रात के बाद जब उदय सिंह भागकर कुंभलगढ़ पहुंचे और बड़े हुए, तो उन्होंने सत्ता वापस कैसे पाई? इतना आसान नहीं था सत्ता वापस पाना। क्या उन्होंने तुरंत बनवीर पर हमला कर दिया था? नहीं नहीं, इसके लिए उन्हें एक मजबूत गठबंधन की जरूरत थी और यहीं से उनका राजनीतिक पुनर्जन्म होता है 1540 में, जब मावली का युद्ध लड़ा गया। मावली, जो आज के उदयपुर के पास है। हाँ, बिल्कुल वहीं। इस युद्ध में उदय सिंह को मारवाड़ के शक्तिशाली शासक मालदेव का साथ मिला और उदय सिंह ने बनवीर को हरा दिया। और बनवीर का क्या हुआ? बनवीर जान बचाकर दक्षिण भारत की तरफ भाग गया। इस जीत के बाद उदय सिंह ने मालदेव की मदद के प्रति आभार जताने के लिए उन्हें वसंत राय नामक एक बेहद खास हाथी भेंट किया। वसंत राय हाथी? हाँ, ये उस समय की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। सुनने में तो ऐसा लगता है कि उदय सिंह और मालदेव की जोड़ी एकदम अजय हो गई होगी। लग तो ऐसा ही रहा था, लेकिन नोट्स में आगे जो लिखा है वो मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा देता है। हरमाड़ा का युद्ध? हाँ, सिर्फ 17 साल बाद 1557 में हरमाड़ा का युद्ध होता है। एक तरफ उदय सिंह और दूसरी तरफ हाजी खां पठान। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बिल्कुल। जो मालदेव कल तक सिंहासन वापस दिलाने में मदद कर रहा था, वो सिर्फ एक महिला रंगराई के लिए अचानक दुश्मन के पाले में चला गया और उदय सिंह ये युद्ध हार गए। जी, हाजी खां की मदद की मालदेव ने। मतलब जो इंसान आपको सत्ता दिला रहा है वो एक महिला के लिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कोई जियोपॉलिटिक्स है? ये कोई सोप ओपेरा चल रहा है? ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये हमें 16वीं शताब्दी की जियोपॉलिटिक्स की एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। कैसी सच्चाई? उस समय राज्यों के फैसले कोई संविधान या संसद नहीं करती थी, बल्कि राजाओं के व्यक्तिगत अहंकार और सम्मान करते थे। गठबंधन जितने मजबूत दिखते थे, उतने ही नाजुक होते थे। मतलब पर्सनल ईगो सब पर भारी था। बिल्कुल। रंगराई को लेकर जो विवाद हुआ, वो सिर्फ एक महिला का मामला नहीं था। वो दो शक्तिशाली राजाओं की अना यानी ईगो का टकराव था। लेकिन इस हार से उदय सिंह ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। क्या सबक? उन्हें समझ आ गया कि मैदानी इलाकों में रहना और किसी बाहरी राजा के गठबंधन पर पूरी तरह निर्भर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली। हाँ, और इसी अनुभव का परिणाम था कि 1559 में उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। पहाड़ियों के बीच एक नया शहर बसाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया और मोती महल बनवाया। तो ये सिर्फ शौक के लिए नहीं था, बल्कि एक विजनरी कदम था। बिल्कुल। ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये एक रणनीतिक रिट्रीट था, ताकि भविष्य में अगर कोई बड़ा हमला हो तो मेवाड़ के पास एक सुरक्षित और अभेद्य राजधानी हो। और ये कदम वाकई बहुत दूरदर्शी साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही सालों बाद वो तूफान आया जिसने मेवाड़ की जड़ें हिला दी। अकबर का आक्रमण। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर अपना आक्रमण किया, जो कि बहुत खौफनाक था। नोट्स बताते हैं कि उदय सिंह अपनी उसी रणनीतिक सोच के तहत गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और चित्तौड़ के किले की जिम्मेदारी जैमल और फत्ता को सौंप दी। जी, जैमल मेड़ता के राजा थे और फत्ता आमेट के सामंत। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। जैमल तो मेड़ता का राजा था, जो 1562 में अकबर के सेनापति शरफुद्दीन से अपना ही राज्य हार चुका था। हाँ, वो हार चुके थे। तो उदय सिंह ने ऐसे सेनापति पर भरोसा क्यों किया जो पहले ही मुगलों से हार चुका था? यही तो उदय सिंह की रणनीति का एक दिलचस्प हिस्सा था। देखिए, जैमल के पास खोने के लिए अपना राज्य तो था नहीं, लेकिन उसके भीतर मुगलों से अपनी हार का बदला लेने की जो आग थी। ओह, रिडेम्पशन की आग। बिल्कुल, वो आग उसे सबसे खतरनाक योद्धा बनाती थी। ये जैमल के लिए एक प्रायश्चित या रिडेम्पशन का मौका था। और फत्ता? वो दूसरी तरफ फत्ता युवा और निडर था। उदय सिंह जानते थे कि किले में बंद रहकर मुगलों की उस विशाल सेना को लंबे समय तक नहीं हराया जा सकता। उनका पहाड़ियों में जाना छापामार युद्ध की तैयारी थी। हाँ, ताकि बाहर से हमला कर सकें। हाँ, लेकिन जैमल और फत्ता के लिए चित्तौड़ की रक्षा करना उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य बन गया। और उसी अंतिम उद्देश्य का परिणाम था 1568 का चित्तौड़ का तीसरा साका, जो इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। नोट्स में जौहर और केसरिया जैसे भारी शब्दों का जिक्र है। फत्ता की पत्नी और जैमल की बहन फूल कंवर, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया और जैमल, फत्ता तथा कल्ला लाठौड़ के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया। जी, मैंने ये शब्द सुने तो हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि उस पल में किले के भीतर का मनोवैज्ञानिक माहौल कैसा होता होगा। इन दोनों शब्दों के पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई छुपी है।
जब किले का खाना पीना खत्म हो जाता था और हार निश्चित दिखती थी, तब आत्मसमर्पण करने के बजाय मृत्यु को गले लगाने का फैसला लिया जाता था। मतलब कोई सरेंडर नहीं। कोई सरेंडर नहीं। जौहर कोई साधारण अग्निदान नहीं था। ये महिलाओं द्वारा दुश्मन के हाथ न लगने और अपने सम्मान की रक्षा का एक परम उद्घोष था। और केसरिया? केसरिया पुरुषों द्वारा लड़ा जाने वाला एक सुसाइड मिशन था। केसरिया वस्त्र पहनकर वे यह तय करके निकलते थे कि अब वापस नहीं लौटना है, बस दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाना है। मतलब ये युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि हार को भी अमर बना देने के लिए लड़ा जाता था। बहुत ही मार्मिक है ये। लेकिन किले के पतन के बाद जो हुआ वो और भी विचलित करने वाला है। अकबर ने दुर्ग में 30,000 आम लोगों का नरसंहार करवाया। हाँ, कत्लेआम मचा दिया था। और उसने अपनी इस क्रूर जीत के जश्न में एलची नामक एक नया सिक्का चलाया। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। क्या? महाराजा राय सिंह द्वारा लगवाई गई। जी। तो इस सब का क्या मतलब है? एक तरफ 30,000 लोगों को बेरहमी से कटवा देना और दूसरी तरफ उन्हीं दुश्मनों के सम्मान में मूर्तियां बनवाना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसे आज की भाषा में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हाँ, दिमाग से लड़ा जाने वाला युद्ध। ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक सोची समझी साम्राज्यवादी रणनीति थी। मतलब लोगों को डराने के लिए। 30,000 लोगों के कत्लेआम से अकबर ने पूरे राजपूतानों को एक संदेश दिया कि अगर कोई मुगलों के खिलाफ खड़ा होगा तो उसका समूल नाश कर दिया जाएगा। ये शुद्ध रूप से खौफ पैदा करने की रणनीति थी। और मूर्तियां? लेकिन जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाकर वो खुद को एक महान और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा था, जो बहादुरी की कदर करता है। ओह, तो डराना भी है और खुद को महान भी दिखाना है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्लासिक पावर प्ले था। ये सच में एक बहुत ही डार्क पॉलिटिकल माइंडसेट है। खैर, चित्तौड़ के इस भयानक पतन के कुछ साल बाद 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया। जी, और उनकी छतरी वहीं गोगुंदा में बनी है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे संकट के समय में राज्य एकजुट हो जाएगा। लेकिन उदय सिंह की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ में एक पारिवारिक कलह शुरू हो गई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। नोट्स में लिखा है कि उदय सिंह ने अपने सबसे योग्य और बड़े बेटे प्रताप की जगह अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा घोषित कर दिया, जो धीरबाई भटियाणी का पुत्र था। इतिहास में महल की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। रानी धीरबाई भटियाणी का उदय सिंह पर अत्यधिक प्रभाव था। अच्छा। और उसी प्रभाव के चलते योग्यता को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन ये फैसला मेवाड़ के सरदारों को बिल्कुल मंजूर नहीं था, जो जानते थे कि मुगलों के इस खतरे का सामना जगमाल जैसा शासक नहीं कर सकता। और सरदारों ने इसका कड़ा विरोध किया। गोगुंदा में ही कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। हाँ, और बाद में राज्याभिषेक महोत्सव कुंभलगढ़ में हुआ, जहां मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। लेकिन इस कलह का जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। अपने ही भाई को राजा बनता देख जगमाल नाराज होकर सीधे अकबर की शरण में चला गया। और अकबर तो इसी मौके की तलाश में था। बिल्कुल। उसने जगमाल को पहले जहाजपुर की जागीर दी, फिर आधा सिरोही दे दिया। अंततः 1583 में दत्तानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा के खिलाफ लड़ते हुए जगमाल मारा गया। जी। और सिर्फ जगमाल ही नहीं, प्रताप का एक और भाई शक्ति सिंह, जिसके घोड़े का नाम त्राटक था, वो भी अकबर के दरबार में चला गया था। ये देखकर अचंभा होता है कि जिस नायक को पूरा इतिहास पूजता है, उसे शुरुआत में खुद के घर में समर्थन नहीं मिला था। यही प्रताप के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर हम प्रताप की पृष्ठभूमि देखें तो नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रताप, जिनका बचपन का नाम कीका था, केका, हाँ, उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जयवंता बाई थीं। लेकिन आप उनके जन्म का स्थान देखिए। क्या था स्थान? कुंभलगढ़ के भीतर कटारगढ़, उसके अंदर बादल महल, फिर जननस कक्ष और वहां जूनी कचहरी में। ये तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित परतों वाली जगह पे रखा गया हो, एकदम लेयर्ड सिक्योरिटी। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार प्रतीकात्मक है। जो राजा सबसे ज्यादा परतों और सुरक्षा के बीच पैदा हुआ, उसकी पूरी जिंदगी जंगलों और खुले पहाड़ों में गुजरी। क्या बात है। प्रताप को विरासत में एक सुसज्जित राज्य नहीं मिला था। उन्हें मिला था एक टूटा हुआ परिवार, अपनों की गद्दारी और मुगलों का एक ऐसा अजय खतरा जो लगातार मेवाड़ को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन मुझे इन नोट्स में एक बात बहुत अजीब लगती है। क्या? जब मेवाड़ अंदर से इतना टूटा हुआ था,
तो अकबर ने सीधे अपनी विशाल सेना लेकर प्रताप पर हमला क्यों नहीं किया? वो प्रताप के राजा बनते ही उन्हें कुचल सकता था। इसकी बजाय नोट्स बताते हैं कि अकबर ने प्रताप पर कूटनीतिक दबाव डाला। उसने 4 शिष्टमंडल मतलब पीस मिशंस भेजे। बिल्कुल। पहला 1572 में जलाल खां कोच्चि के नेतृत्व में, फिर 1573 में 3 और आए, जून में मान सिंह, सितंबर में भगवंत दास और दिसंबर में टोडरमल। जी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी किसी छोटे स्टार्टअप को टेक ओवर करने के लिए बार-बार लीगल नोटिस और नेगोशिएशन टीम भेजती है। अरे वाह, आपकी एनालॉजी एक कॉर्पोरेट टेकओवर की तुलना एकदम सटीक है। अकबर का दिमाग बहुत ही व्यवहारिक था। वो बिना कोई सैनिक या संसाधन खर्च किए सिर्फ बातचीत के दबाव से मेवाड़ को अधीन करना चाहता था। बिना लड़े जीतना चाहता था। बिल्कुल। और अगर आप उन 4 दूतों का क्रम देखें तो उसमें भी एक मनोविज्ञान छिपा है। कैसे? पहले ही जलाल खान को भेजा गया। ये एक दोस्ताना ऑफर था। जब बात नहीं बनी तो मानसिंह को भेजा गया, जो एक राजपूत था, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक राजपूत मुगलों के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग सकता है। ओ, लालच देने के लिए? हाँ। फिर भगवंत दास आए, जो मानसिंह के पिता थे, मतलब कंपनी का और भी बड़ा सीनियर अधिकारी। और अंत में टोडरमल को भेजा गया, जो मुगलों का फाइनेंस मिनिस्टर था। मानो वो प्रताप को युद्ध से होने वाले आर्थिक और मानवीय नुकसान की बैलेंस शीट समझाने आया हो। क्या बात है, एकदम सिस्टमैटिक प्रेशर। लेकिन प्रताप के लिए ये किसी बिजनेस का टेकओवर नहीं था। ये मेवाड़ की आत्मा और उसकी आजादी का सौदा था, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं था। और जब ये सारी कूटनीति विफल हो गई तो वो युद्ध हुआ जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, हल्दी घाटी का युद्ध। महासमर। गुगुमदा और खमनौर के बीच के दर्रे में ये लड़ा गया। नोट्स में तारीख को लेकर थोड़ा विवाद है। कुछ 18 जून 1576 मानते हैं, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये 21 जून 1576 को हुआ था। जी, तारीखों में अक्सर अलग-अलग मत होते हैं। योजना निर्माण भी बहुत दिलचस्प था। प्रताप ने कुंभलगढ़ में तैयारी की और सेना का पड़ाव लोसिंग में डाला। वहीं अकबर ने अजमेर के किले में योजना बनाई और मुगलों की सेना मोलेला में रुकी। और युद्ध से पहले सैनिकों की संख्या को लेकर एक बहुत भारी विवाद है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। हाँ, मैंने भी देखा नोट्स में। इतिहासकार श्यामल दास के अनुसार प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे और मुगलों की सेना 80,000 की थी। लेकिन बदायूनी, जो एक मुगल इतिहासकार था और खुद उस युद्ध में मौजूद था, वो लिखता है कि प्रताप के पास केवल 3,000 और मुगलों के पास 5,000 सैनिक थे। ये संख्या का इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? मतलब कोई एक तो सरासर गलत बोल रहा है ना। देखिए, इतिहास अक्सर एक आईने की तरह होता है और उसमें क्या दिखता है ये इस बात पे निर्भर करता है कि आईना किसने पकड़ा है। सही बात है। बदायूनी शायद इस युद्ध को एक छोटी सी झड़प साबित करना चाहता था ताकि मुगलों की नाकामी छुप जाए। और मेवाड़ी इतिहासकार? वे मुगलों की विशालता को दर्शाकर प्रताप के साहस को और बड़ा दिखाना चाहते थे। लेकिन संख्या चाहे जो भी हो, दोनों सेनाओं की जो बनावट थी वो हमें बहुत कुछ बताती है। बिल्कुल, सेना की बनावट वाकई चौंकाने वाली है। नोट्स में हरावल, ढोलान और चंदावल जैसे शब्द हैं। जी। जो श्रोता नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हरावल सेना का सबसे आगे का हिस्सा होता है, अग्रभाग, जो सीधा मौत से टकराता है। सबसे खतरनाक पोजीशन। हाँ, और प्रताप ने अपने हरावल की जिम्मेदारी किसे दी? एक अफगान सेनापति हाकिम खान सूरी को। बिल्कुल। उनके साथ झालामान या बीदा राम सिंह राठौड़ और कृष्णदास चुंडावत थे। सेना के मध्य भाग ढोलान में भामाशाह और खुद महाराणा प्रताप थे। जी, इनका योगदान तो इतना बड़ा था कि उनका चित्र मेवाड़ के सिक्कों पर अंकित हो गया। और अब जरा मुगलों की सेना देखिए। उनके हरावल में आसफ खान और सैयद हाशिम थे, लेकिन उनके मध्य भाग का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। एक राजपूत। हाँ, मान सिंह को पहली बार किसी मुगल सेना का स्वतंत्र सेनापति बनाया गया था और वे मर्दाना नामक विशाल हाथी पर सवार थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लोग अक्सर मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध एक धार्मिक युद्ध था, हिंदू बनाम मुस्लिम। हाँ, ऐसा ही नैरेटिव चलता है। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप के सबसे आगे की पंक्ति का नेतृत्व एक मुस्लिम हाकिम खां सूरी कर रहा था और मुगल सेना का नेतृत्व एक राजपूत मानसिंह कर रहा था। मतलब ये युद्ध धर्म का था ही नहीं, ये तो साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आजाद मुल्क की लड़ाई थी। बिल्कुल सही। और सिर्फ इंसानों की ही नहीं, हाथियों की भी भयंकर जंग हो रही थी इस युद्ध में। प्रताप के लूणा और राम प्रसाद,
मुगलों के मर्दाना, गजमुक्ता और गजराज से भिड़ रहे थे। हाँ, हाथियों का भी अपना एक अलग युद्ध चल रहा था। नोट्स में लिखा है कि रामप्रसाद हाथी इतना खतरनाक था कि जब मुगलों ने उसे धोखे से बंदी बना लिया तो अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। जी। युद्ध इतना भयंकर था कि मुगलों की सेना एक बार मैदान छोड़कर भागने लगी थी। तब चंदावल में मौजूद मेहतर खां ने झूठी खबर फैलाई कि बादशाह अकबर खुद एक बड़ी सेना लेके आ रहे हैं। तब जाकर भागती हुई सेना वापस रुकी। और बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में इसका आंखों देखा हाल लिखा है। लेकिन हल्दी घाटी के इस पूरे महासमर का असली परिणाम क्या निकला? क्योंकि नोट्स में एक और चौंकाने वाली बात है। युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी यानी दरबार में एंट्री बंद करवा दी थी। जी, बैन कर दिया था उन्हें। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। अगर मुगल हल्दी घाटी में जीत गए थे, जैसा कि अक्सर पढ़ाया जाता है, तो अकबर ने अपने ही सेनापतियों को दरबार से बाहर क्यों निकाल दिया? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। अकबर को न तो मेवाड़ की जमीन मिली, न प्रताप बंदी बने, और न ही मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार की। मतलब कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल। मुगलों के लिए ये एक रणनीतिक विफलता थी और अकबर अपने सेनापतियों से बेहद असंतुष्ट था। इस युद्ध का प्रभाव इतना गहरा था कि इसे अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग नाम दिए। जैसे अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा, हाँ। बदाऊनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली की उपाधि दी और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बागपा युद्ध कहा। मतलब ये सारे नाम ही बता रहे हैं कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें तो ये स्पष्ट होता है कि मेवाड़ का इतिहास केवल राजाओं, तलवारों या महलों की कहानी नहीं है। सही कहा। ये पन्ना धाय के उस खून से सने बलिदान का जाल है जिसने एक वंश को बचाया। ये मालदेव की उस कूटनीतिक चूक का हिस्सा है जिसने एक दोस्त को दुश्मन बना दिया। और ये जैमल फत्ता और महाराणा प्रताप के उस अदम्य साहस का प्रतीक है जिसने हर कीमत पर झुकने से इनकार कर दिया। सोचना के इस युग में ये नोट्स हमें सिखाते हैं कि हमें एक तरफा कहानियों से आगे बढ़कर पूरे संदर्भ को देखने की जरूरत है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। इतिहास के पन्ने मतलब कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। जब तक हम उन ग्रे एरियाज को नहीं खोलेंगे, हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस समय के लोगों ने वो फैसले क्यों लिए। बिल्कुल। जाते जाते मैं चाहूंगी कि श्रोता एक बात पर गहराई से विचार करें। नोट्स में हमने देखा कि अकबर ने प्रताप के हाथी रामप्रसाद को बंदी बनाकर उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। जी। नाम बदलना सत्ता का एक बहुत आम खेल है, लेकिन जरा सोचिए, क्या महज एक नाम बदल देने से उस जीव के भीतर की वो वफादारी और मेवाड़ की वो आजाद रूह बदल गई होगी जिससे उसने अपने राजा से सीखा था? सोचने वाली बात है। और इतिहास के पन्नों में असली विजेता वो होता है जो युद्ध का मैदान जीतता है, या वो जिसकी आजाद रूह को कोई साम्राज्य कभी कैद नहीं कर पाता। इस पर विचार कीजिएगा।